प्यारे विद्यार्थियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असमपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धन आवेश, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है तथा जो ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर दोनों का नेचर समान होता है कि एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो जो प्लस वाला है ये दूसरे प्लस को इधर धक्का मारता है यानी प्रतिकर्षित बल लगाता है, और जो ये वाला प्लस है ये इसके ऊपर इधर बल लगाता है। ऐसे ही एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, जो ये वाला नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले नेगेटिव चार्ज को इधर धक्का मारता है, ये वाला नेगेटिव है वो इस वाले नेगेटिव चार्ज को इधर धक्का मारता है, यानी इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है। ऐसे ही दोनों प्लस प्लस हैं इनमें प्रतिकर्षण लगता है, जबकि प्लस और माइनस है इनमें आकर्षण बल लगता है। ये चीज हमने पढ़ ली थी और ये वाला प्रतिकर्षण बल था। आज हम ये पढ़ेंगे कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना लगता है। फिर से सुनना, अब तक सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकार के बल कार्य करते हैं, लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसके देखो, इसके लिए जो कुलाम नाम का साइंटिस्ट था, तो कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने ये बताने के लिए कि दो आवेशों के बीच में कितना फोर्स लगता है, उसके लिए उसने अपना एक नियम दिया था, एक फॉर्मूला डेराइव किया था। तो हम उस फॉर्मूले को देखते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है कुलाम का नियम। कुलाम का नियम देखो, सबसे पहले तो कुलाम ने ये कहा कि जो मेरा नियम है ये केवल बिंदु आवेश के लिए ही मान्य होगा। अगर आवेश ये बिंदु आवेश नहीं है तो आप मेरा नियम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिंदु आवेश क्या होता है। देखो, मैं ये कहूं कि ये एक कोई भी एक वस्तु है और ये एक दूसरी वस्तु है, और इस वस्तु की जो साइज है, लीनियर साइज बोलते हैं, वो ये मान लेता हूं कि मैं 1 मीटर है। ऐसे ही ये दूसरी वस्तु है, इस वस्तु को मैं B कहूं और इसको मैं A कहूं, तो जो इसकी लीनियर साइज है वो मैं ये मान लेता हूं कि 1 मीटर है। और इन दोनों वस्तुओं A और B इनको पृथक करने वाली दूरी मान लेता हूं कि ये R है, जो करीबन 10 मीटर है। अब इन दोनों की जो पृथक करने वाली दूरी जो 10 मीटर है, इसकी तुलना में ये जो 1 मीटर है और इसकी साइज जो 1 मीटर है बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम है या अल्प है, और इसको जो मैंने आवेश दे रखा है वो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसका भी है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम ये कहें कि दो वस्तुओं की जो साइज है वो उनकी बीच की जो पृथकारी दूरी होती है उसकी तुलना में बहुत कम हो, तो उस आवेशित वस्तु को हम बिंदु आवेश कहते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम दूरी का मापन कहां से करें। जैसे एक वस्तु है और जिसका द्रव्यमान m है, ऐसे ही एक दूसरी वस्तु और है जिसका भी द्रव्यमान m है, या ऐसे करें तो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इस द्रव्यमान m1 द्रव्यमान की वस्तु A से दूसरे द्रव्यमान m2 की वस्तु B कितनी दूर रखी है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, ये मैं पता करना चाहता हूं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी ये समस्या आती है कि वो गैप मैं इस जगह से और इस जगह तक का लूं, या इस जगह से इस जगह तक के बीच के डिस्टेंस देखूं, या फिर मैं बीच में से लूं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। फिर से देखना कि यहां से यहां तक का लेना चाहिए ये वाला गैप R1, या फिर यहां से लेकर के और यहां तक का R2 लेना चाहिए, या इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का लेना चाहिए।
तो इसके लिए ये देखा गया कि जो इनका द्रव्यमान केंद्र होता है सेंटर ऑफ मास और इसका भी द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास होता है, तो हम दोनों का द्रव्यमान केंद्र ले लेते हैं और दोनों के द्रव्यमान केंद्र की जो बीच की दूरी है वो लेते हैं और उसे कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। तो अगर जब किसी वस्तु पर आवेश नहीं होता, केवल द्रव्यमान होता है, तो उनके बीच की दूरी मापने के लिए हम द्रव्यमान केंद्र ले लेते हैं। जबकि प्रॉब्लम यहां होती है आवेश के लिए, क्योंकि आवेश का केंद्र नहीं होता। ये तो दिमाग से निकाल देना कि आवेश का भी केंद्र होता है, आवेश का केंद्र नहीं होता। तो आवेश का केंद्र नहीं होता है। अब यहां देखो, मुझे ये पता करना है कि इस वस्तु का आवेश इस वस्तु के आवेश से कितनी दूर है। तो अब इसके अंदर तो मैं सेंटर ऑफ ये चार्ज तो ले नहीं सकता, होता ही नहीं है ऐसा, तो फिर मैं यहां से लूं या फिर यहां से लूं, ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर और जबकि कूलॉम का नियम जब हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए बीच की दूरी काम आती है। तो फिर कलाम ने ये कहा कि मेरा नियम तभी अप्लाई करना जब आवेश बिंदु आवेश हो। बिंदु आवेश होने का मतलब ये है कि दोनों वस्तुओं की जो ये साइज है, ये साइज बीच की दूरी से बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। अगर ये साइज बहुत कम होगी इस आर की कंपेयर में, तब हम क्या करते हैं, इतनी साइज को बिल्कुल छोटी सी साइज ऐसे शो कर देते हैं और इतनी बड़ी साइज ये है, इसको भी हमने छोटी सी साइज लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसकी कंपेयर में ये बहुत कम है और बहुत कम है, उसको हम ऐसे मान लेते हैं कि पूरा पॉजिटिव यहाँ है और इसका भी पूरा पॉजिटिव यहाँ है। तो ये दोनों आवेश बिंदु आवेश हो गए और बिंदु आवेश है, तो अब हमारे लिए बहुत आसान है बीच की दूरी आर को मापना। तो सबसे पहला तो यही याद रखना कि जो कूलॉम का नियम है वो केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए ही लगता है, वरना कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। अब इसके बाद देखो कूलॉम ने क्या क्या इसके अंदर देखा। तो ये तो हमें अच्छे से याद रखना है कि कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही लगता है और बिंदु आवेश आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखो आगे कि कूलॉम ने ये देखा कि हमारे पास एक प्लेट है और जिसके ऊपर आवेश मान लेते हैं कि Q2 धनावेश है। ऐसे ही एक दूसरी प्लेट है और ये वाली प्लेट है, इसका भी जो आवेश है वो मान लेता हूं मैं कि Q1 है। तो हमारे पास एक प्लेट Q2 की है, दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर आवेश है Q1 और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है बजाय इनकी साइज के, इसलिए मैं Q1 और Q2 को पॉइंट या बिंदु आवेश मान के चलूंगा, पॉइंट चार्ज। तो ठीक है, ये दोनों पॉइंट चार्ज हो गए। अब कूलॉम को ये पता करना था कि इन दोनों के बीच में जो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण होगा वो कितना होगा। इसके लिए इसने क्या किया कूलॉम ने कि एक स्प्रिंग ली और स्प्रिंग को ऐसे लगा देता है एक प्लेट पर और इसको इधर से बांध देता है और इधर एक पैमाने के लिए एक सुई लगा देता है। यहां पर जो भी आती है इसको एंटन तुला जैसी होती है। कभी एंटन तुला का नाम सुना हो, जो गुरुत्वाकर्षण बल कभी उसी से पता लगाया गया था। तो ये एंटन तुला जैसा ही एक उपकरण है, ये उपकरण। और जैसे मान लो कि ये सुई है, ये आगे पीछे जितनी हिलेगी ऐसे लिखा है कि 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिखा है। अब देखो एंटन तुला जैसी ही एक उपकरण होता है। ये उपकरण हमें बल के बारे में बताता है कि बल कितना न्यूटन लग रहा है। जैसे एंटन तुला हमें बताता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, ऐसे ही जो ये वाली उपकरण है ये हमें ऐसे बताएगा कि कितना बल लग रहा है। अगर ये सुई 0 पर है तो हमें ये पता लग जाएगा कि 0 न्यूटन बल लग रहा है। अगर ये 1 पर होगा तो हमें ये पता चलेगा कि 1 न्यूटन बल लग रहा है। ऐसे ही इधर भी होते हैं 1, 2, 3। तो अब ये देखो कि अगर हम इस प्लेट को इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग में प्रसार होगा और ये सुई हिलेगी। सुई हिलेगी तो ये पैमाने पे चलेगी तो हमें पता लग जाएगा कि इतने न्यूटन का बल लग रहा है। मान लो कि ये सुई 3 के ऊपर है, हमने इसको खींचा और ये सुई 3 पर आ गई, तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर इसके ऊपर 3 न्यूटन बल लग रहा है। ऐसे ही उसने ऐसा एक ऑपरेटर सेट किया कूलॉम ने। फिर वो ये देखता है
कि इधर Q1 इधर Q2। तो अब कलाम ने ये देखा कि अगर मैं इन दोनों आवेश की वैल्यू बढ़ाता हूं, या तो वो Q1 को बढ़ाता है तब भी और वो Q2 को बढ़ाता है तब भी, दोनों ही कंडीशन में जो स्प्रिंग पे लगने वाला, ये जो इस पर लगने वाला बल है वो उसका मान बढ़ता जाता है, यानी ये इधर बढ़ता है। तो उसने ये देखा कि जो इनके बीच में लगने वाला बल F है वो प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है Q1 ये वाला आवेश, इधर वाला आवेश Q2, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात उसको देखता है कि अगर Q2 की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं तो भी बल का मान बढ़ता है, क्योंकि जैसे Q2 बढ़ाएंगे इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, ये जितनी दबेगी ये सुई उतनी ज्यादा हिलेगी और ये बल की वैल्यू बता देगी। तो Q2 को बढ़ाते हैं तो भी बल की वैल्यू बढ़ती है, Q1 को बढ़ाते हैं तो भी इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो उसने कहा कि जो इनके बीच में लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसके बाद देखो फिर वो ये देखता है कि इनके जो बीच की, अगर ये पॉइंट चार्ज है दोनों, तो पॉइंट चार्ज होंगे तो हम इनको ऐसे पॉइंट मान लेंगे यहाँ पर, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो R है। तो कलाम ने ये भी देखा कि अगर ये बहुत ज्यादा दूरी पर रखी है तो ये सुई कम पैमाना दिखाती है, कम बल दिखता है। अगर इस दूरी को हम पास में कर देता है, यानी वो इस प्लेट को उठा करके और वो यहां रख देता है, तब वो देखता है कि R बहुत कम हो गया। R कम होता है तो इसके अंदर ये सुई ज्यादा विक्षेपित दिखाती है, यानी बल का मान ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम R का मान बढ़ाते हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है उसका मान कम हो जाता है। तो R और F एक दूसरे के व्युत्क्रम में चलते हैं और वो R की वैल्यू रखता है, फोर्स की वैल्यू देखता है, तो उसे ये रिजल्ट मिलता है कि जो F है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है जो R है उसके स्क्वायर के। और यह हमें अच्छे से पता है कि इस R का मतलब है दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी, F है इनके मध्य लगने वाला बल। ये दो इक्वेशन बन गई। अब देखो इसके अंदर इन दोनों को हम कंबाइंड करके लिखते हैं तो वो ये लिखा जाता है F समानुपाती Q1 पहला बिंदु आवेश और दूसरी वस्तु का बिंदु आवेश Q2 बटा R स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी माइंड में उठता है कि क्या हो अगर ये माइनस का होता, तो भी क्या हम माइनस रखते? नहीं। अगर हम यहाँ माइनस रख देते तो ये माइनस का चिन्ह आता, तो उस माइनस से हमें ये पता चल जाता कि लगने वाला बल है वो आकर्षण प्रकृति का है। अगर हम इस माइनस को नहीं रखते हैं तो भी वो हमें फिर पहले से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फोर्स कैसा लग रहा है। केवल ये वाला इसका एक परिमाण होता है। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो इनके जो आवेश हैं उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। या फिर ऐसे नहीं लिखते हो तो हम पहले से इसको समझ करके चलेंगे कि Q1 का मतलब ही क्या है, जो Q1 है उसका मोड है। अब आगे देखो, जैसे ही हम यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमें एक नियतांक लगाने की जरूरत पड़ती है। तो हम समानुपाती हटाते हैं और एक नियतांक लगा देते हैं स्मॉल के, कैपिटल नहीं स्मॉल के यूज लेना है। और ये Q1 दूसरा आवेश Q2 और बटा इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, ये बल आएगा। और ये बल का परिमाण है, इसमें दिशा का जिक्र नहीं हुआ है, केवल और केवल ये F यहाँ बल का परिमाण है। मैं लिख देता हूं कि बल का परिमाण। आगे देखो ये K क्या है, पहले तो हम इसको डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए गुलाम ने क्या देखा कि अगर जो ये Q1 चार्ज है इसको भी एक गुलाम मान लें और जो इधर का Q2 आवेश है इसको भी हम एक गुलाम ले लेते हैं, तो दोनों एक एक गुलाम आवेश हो गए, यानी यहाँ भी एक गुलाम है और यहाँ भी ये एक गुलाम रख देता है। फिर ये कहता है कि अगर मैं इनकी बीच की दूरी जो R है ये उस R को एक ले लेता है, तो ये बीच का जो डिस्टेंस है उसको इसने 1 मीटर ले लिया, तो ये लो 1 मीटर आ गया। तो फिर वो ये देखता है कि ये भी एक गुलाम, ये भी एक गुलाम और R का मान भी 1 मीटर। तो जो इनके बीच में लगने वाला बल था
वो बल निकल के आता है, यहाँ इससे मेजर करता है, तो उस बल की वैल्यू दिखती है 9 गुणा 10 की पावर 9। इतना बल दिखा तो हम ये कहेंगे जब Q1 इतना, Q2 भी इतना, R का मान 1 मीटर, तब हमें या इनके पीछे जो लगने वाला बल था वो 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन था। तो फिर अगर ये वाले जो सारे मान हैं वो मान हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है वो देखो। तो यहाँ F का मान हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, ये उनको एक्सपेरिमेंट से पता चला है। इसके बाद यहाँ इक्वल टू के नहीं पता क्या है, ये कोई नियतांक का है, Q1 का मान 1 गुलाम इनटू इसका भी 1 गुलाम बटा R स्क्वायर यानी 1 मीटर। तो ये हुआ क्या, 1 1 1 ये सब 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9 गुणा 10 की पावर 9। तो गुलाम ने ऐसा देख करके और जो ये नियतांक होता है के, इसकी वैल्यू निकाली कि के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। और यहाँ के आया कैसे था, समानुपाती के हटाने से हमें मिला था। तो समानुपाती के हटाने के बाद हमने जो ये नियतांक लगाया था तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि समानुपाती नियतांक, तो ये समानुपाती नियतांक हो जाएगा। और फिर आगे देखो, ये के स्मॉल के है, फिर से बार बार कह रहा हूं कि कैपिटल के ये होता है जिसमें दोनों पार्ट ऊपर के बराबर होते हैं। ये कैपिटल के मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिखा है ये बड़ी लाइन और ये वाला स्मॉल के लिखा है, क्योंकि जो कैपिटल के है इसको बाद में जाके हम एक सिंबल और बनाएंगे तो वहां ये प्रॉब्लम कर जाएगा वाला, तो इसको स्मॉल के लेके चलना है। अब जो के समानुपाती नियतांक है इसकी वैल्यू आती है 9 गुणा 10 की पावर 9, और हम यहां से इसका मात्रक निकालें तो k का मात्रक निकालेंगे तो q, ये देखो k की इक्वल क्या है f, तो एक इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, फिर q1 बटे में आ जाएगा और q2 भी बटे में आएगा, तो आवेश और ये भी आवेश, तो आवेश का स्क्वायर यानी कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर मैं इसको लिख देता हूं बटा कूलम्ब स्क्वायर, और ये r क्या है, एक दूरी है मीटर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसको क्या कर देंगे मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं ये कहूं कि जो k है इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर होता है। अब इसके बाद में देखो कि ये k किस किसके ऊपर निर्भर करता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये देखो कि पहला तो यही है कि अगर ये जो k की वैल्यू हमने लिखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर में है, और न्यूटन कौन सा मात्रक है, एसआई पद्धति में, मीटर ये भी एसआई पद्धति का मात्रक है, और कूलम्ब स्क्वायर ये भी क्या है, एसआई पद्धति का मात्रक है। तो ये सारे जो हमने मान लिखे हैं ये एसआई पद्धति में लिखे हैं। अगर मैं इसको सीजीएस पद्धति में लिखने की कोशिश करूं तो 1 न्यूटन है, इसको मैं डाइन में कन्वर्ट कर दूंगा, 10 की पावर 5 डाइन होता है, मीटर है उसको सेंटीमीटर में सीजीएस के लिए, और जो कूलम्ब स्क्वायर है इसको स्टेट कूलम्ब में लिख देंगे, और 1 कूलम्ब में 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम्ब होता है। तो अगर हम ये सारे जो एसआई पद्धति में मात्रक हैं, अगर इन मात्रों को मैं मात्रक है इनको सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट कर दूं, फिर से सुनना, मैं एसआई पद्धति वाले मात्रक हैं इनको मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर दूं तो इस k की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 न रह करके कुछ अलग बदल जाती है, और वो वैल्यू हमें जो मिलती है वो 1 मिलता है। ये सारे मान रख लेंगे, फिर सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 1 किसके अंदर आया है, सीजीएस में होता है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो ये समानुपाती नियतांक आया है इसका मान मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, कि मात्रक पद्धति को बदल देंगे तो ये वाला मान बदल जाएगा। साथ में देखो कूलम्ब ने ये भी देखा कि दोनों प्लेट हैं, अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में वायु है, उन्होंने वायु को रखकर वायु को बीच में लिया तो भी उन्होंने देखा, फिर वो एक बार वायु की जगह निर्वात रखते हैं। निर्वात का मतलब मैं ये कहूं कि जहां वायु भी ना हो यानी कुछ भी ना हो वो निर्वात होता है। तो कूलम्ब ने देखा कि चाहे वायु हो चाहे निर्वात हो, दोनों अगर प्लेटों के मध्य उपस्थित हैं
तो इनके बीच में जो लगने वाला बल आया था वो 9 × 10⁹ निकल के आया था। फिर इसके बाद कलाम ने क्या देखा कि क्यों ना हम वायु को हटा करके और नए निर्वात रखते हैं, इसके बीच में जल भर देते हैं, वाटर। तो कलाम ने दोनों प्लेटों के बीच में वाटर रख दिया। तो फिर वो देखते हैं कि वाटर रखने के बाद इनके बीच में जो लगने वाला बल था वो कम हो गया। हमें क्या पता कम हो गया था, या कलाम को क्या पता कम हो गया, क्योंकि उन्होंने बल को मापने के लिए कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट लगा रखा है पहले से। तो वो इसमें देखते हैं कि जैसे ही आप इसके अंदर जल भर दोगे तो इनके बीच में लगने वाला बल कम हो जाएगा। तो बल कम हो गया यानी, और जो के का मान है वो हमें किससे पता चला था, एफ से। तो अगर बल कम हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि के का मान भी कम हो जाएगा। तो के कम हो गया, तो यहां से भी यही निष्कर्ष निकला कि इस के का मान पर दोनों बिंदु आवेशों के मध्य जो माध्यम है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर निर्वात या वायु की तुलना में मैं यहां दूसरा माध्यम जैसे पारा हो या जल है या कांच है, पैराफिन मोम हो सकता है, ये अगर मैं रख देता हूं तो इनके बीच में लगने वाला बल कम हो जाता है, और बल कम हो गया तो इस के का मान भी कम हो जाता है। तो यहां से दूसरा ये निकल के आता है कि जो के है समानुपाती नियतांक, ये निर्भर करता है माध्यम पर। यहां से ये पता चला कि जो के है वो माध्यम पर निर्भर करता है। इसके बाद कलाम ने आगे इसको और बढ़ाया और वो ये भी देखते हैं। तो अब तक जो हमें फॉर्मूला याद हुआ है या जो कलाम ने फॉर्मूला डेराइव किया था वो क्या है, तो उनका फॉर्मूला ये निकल के आता है कि दो आवेश हैं Q1 व Q2, उनके बीच में लगने वाला बल F वो होता है कि Q1 Q2 और बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, और के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ऐसा ही सीजीएस में बात करते हैं तो इसका मान 1 होता है। दूसरी बात हमने ये निकाली है कि के का मान है वो माध्यम पर निर्भर करता है। आगे देखो, क्योंकि अगर के बदल जाएगा तो कौन बदल जाएगा, एफ, या मैं ऐसे कहूं कि एफ बदल जाएगा तो के का मान बदल जाता है। अब यहां ये भी देखा कि जो के है इस के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्म में देखा गया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कूलम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो प्लेट ऐसे रख करके, तो इसके अंदर उन्होंने इनके बीच में वायु या निर्वात रखा था। क्योंकि जो आपको एक बात जरूर लग रही होगी कि मैं वायु भी बोल देता हूं और निर्वात भी, क्योंकि जो ये आवेश के मध्य जो विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसके लिए चाहे तो निर्वात रख लो। अगर मान लो कि निर्वात में 10 न्यूटन बल निकल के आता था आया, तो इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वायु रख करके, तो बीच में वायु उपस्थिति में देखते हैं तो भी लगभग 10.000 जैसे 5 ऐसे कुछ आता है, तो वो लगभग 10 ही होता है। तो फिर उन्होंने ये देखा कि बीच में चाहे निर्वात हो चाहे वायु हो बल उतना ही होता है, लेकिन कांच, पैराफिन मोम ये चीजें रखते हैं तो बदल जाता है। तो निर्वात और वायु के लिए फोर्स सेम होता है, इसलिए इस पूरे चैप्टर में मैं ये बोला कि चाहे निर्वात हो चाहे वायु हो एक ही बात है। इस चैप्टर के लिए हकीकत में देखोगे और जगह तो निर्वात और वायु में तो पूरा का पूरा, जहां वायु भी नहीं हो उसे निर्वात कहते हैं। अब यहां देखो तो कलाम ने ये भी देखा अगर इनके बीच में उन्होंने निर्वात रखी जो एक्सपेरिमेंट करा तो ये वैल्यू निकल के आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर वैल्यू निकल के आई थी। तो उन्होंने के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन की फॉर्म में देखा। तो फिर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखो यहां जो नॉट है इसका मतलब ऐसे लिखा है NaUGS। नॉट का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यानी प्लेटो के बीच में निर्वात है कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नॉट। ये ऐसे जी देते हैं, तो उन्होंने नॉट लिख दिया है। और जो ये साइन आया है ये क्यों बोलते हैं इसको, ये गलत है।
इस ऐसे घुमा के बनाना है और इसका नाम रखा गया था एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, दोनों ही ठीक है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन ये भी बोल सकते हैं, ये होता है। अब ये निर्वात में एक्सपेरिमेंट था इसलिए इसे क्या लगा दिया 0 नॉट, कुछ भी नहीं था हमने किया तो एप्सिलॉन है और इसका जो नाम रखा ना वो विद्युतशीलता, ये विद्युतशीलता है, लेकिन ये विद्युतशीलता है आगे एक कि निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं ये निर्वात की विद्युतशीलता क्या है। इसे मैं इस वाले जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसको मैं यहां रखूं तो जो F का जो फॉर्मूला बनता है वो ये निकल के आता है F इक्वल टू, जान लेते हैं F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आस्किए। अब ये देखो यहां से हमें ये पता चल रहा है फॉर्मूले से कि एप्सिलॉन नॉट है ये बटे में आ रहा है इसके, यानी अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो F की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये F कम होगा और ये एप्सिलॉन नॉट ये किसमें फिर क्या है कैसे और K किसके ऊपर डिपेंड करता है माध्यम पर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एप्सिलॉन नॉट है या K है ये किसी एक माध्यम की प्रॉपर्टी है, एक माध्यम का गुण है। अगर उस माध्यम का ये गुण है ये ज्यादा हो जाएगा तो वो बल का मान कम हो जाएगा। फिर से सुनना, एप्सिलॉन नॉट माध्यम पर डिपेंड करता है, यानी बीच के अंदर जो माध्यम निर्वात जो भी रखे जाते हैं अगर किसी माध्यम का एप्सिलॉन नॉट ज्यादा है यानी कोई गुण ज्यादा है तो F की वैल्यू कम होगी। अगर एप्सिलॉन नॉट कम होगा तो उनके बीच में लगने वाला बल ज्यादा होगा। ये हमने देखा, इससे पता चलता है हमें। तो अब इसके अंदर हम इस एप्सिलॉन नॉट को और अच्छे से क्लियर करते हैं कि क्या है। तो ये देखो कि यहां इधर पॉजिटिव चार्ज है, मान लेता हूं कि प्लस चार्ज है और इधर जो ये वाली प्लेट है इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दो प्लस एक प्लस यहां 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 और ये प्लस है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि ये वाली जो प्लस और ये वाला प्लस इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। एक प्लस दूसरे प्लस को इधर भेजने की कोशिश करेगा और जो इधर वाला प्लस है वो इस प्लस को इधर भेजने की कोशिश करता है और दोनों में ही लड़ाई होती है। तो अब यहां देखो ये इसके टच में भी नहीं है यानी कांटेक्ट में भी नहीं है, फिर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। जो ये फोर्स होते हैं इनको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं कि बिना टच के भी ये फोर्स अप्लाई कर देते हैं और वो वैसा ही है जैसा मैग्नेट के चुंबक के अंदर होता है। चुंबक पे हमने देखा था कि इधर N सिरा और ये S सिरा होता है। दूसरी जो मैग्नेट या चुंबक है उसमें भी जैसे मान लो कि ये N सिरा है और ये S सिरा है, तो ये N सिरा ये N सिरा दोनों ध्रुव एक समान नेचर के होते हैं। तो इनको हम अगर पास में रख देते हैं तो ये इसको धक्का मारता है और ये इसको धक्का मारता है, तो जो ये वाला N है ये इधर चला जाता है, ऐसे ही ये वाला N भी इधर जाता है। तो सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है कि ये N और ये N के ध्रुव आपस में टच में भी नहीं थे, फिर भी ये एक दूसरे से चल करके जाते हैं, दूसरे से दूर भागते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो जाकर के इसको धक्का मारती है कि तू मेरे से दूर जा, और इससे भी कोई ना कोई चीज निकलती होगी जो जाकर के इसको धक्का मारती है कि आप भी मेरे से दूर जाओ। तो इसके लिए हमने एक ऐसी कल्पनाएं की है कि हो सकता है या मान लो ऐसा है कि इससे कोई ना कोई एक लाइन या रेखाएं निकल करके जाती है और जो हमें नहीं दिखती, और वो रेखाएं जाएंगी और जाकर के इसको ऐसे टच धक्का देती है और जैसे वो रेखाएं धक्का देगी और ये चला जाएगा। सिर्फ हम ऐसा मान करके इसको समझ लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ भी समझने की कोशिश करते हैं कि इससे कोई ना कोई एक रेखा निकल के जाती होगी और वो इसको ऐसे धक्का मारती है और वो हमें नहीं दिखती, काल्पनिक रेखा यानी वैसे कल्पनाएं करते हैं। ऐसे ही यहाँ से भी कोई ना कोई लाइन निकलती है और जाकर के इसको ऐसे धक्का मार देती है। ऐसे ही इसे भी कोई लाइन नहीं जाएगी, तो ये सब लाइन ऐसे जाती है और मान लो कि इसको इधर भगा रही है तो ये धक्का लगा रही है इसको ऐसे। तो इसके ऊपर प्लस के 6 आवेश हैं, तो वो मान लेता हूं ऐसे कि एक आवेश से एक रेखा भी, दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी, चौथी, पांचवी और ऐसे छठवीं,
छह रेखाएं चली जाती हैं। जैसे मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है और मैं उसको धक्का देना चाहता हूं और मैं अपने हाथों को नीचे रखता हूं, तो मैं उसे धक्का देकर गिरा नहीं सकता। मुझे उसको गिराना है तो मैं मेरे हाथ हैं जैसे रेखाएं हैं उनको आगे बढ़ाऊंगा तो उसको धक्का लगेगा और वो गिर जाएगा। ऐसे ही ये इसको भगाना चाहता है, धक्का देना चाहता है, तो ये अपने हाथ आगे निकालता है। हाथ आगे निकालने का मतलब रेखाएं भेजता है। ऐसे हम कल्पना करके चल रहे हैं, तो मैं ऐसे भी मानता हूं सिर्फ समझने के लिए कि एक रेखा है वो 1 न्यूटन का बल लगाती है। तो इसके पास कितनी रेखाएं होगी? 6 रेखाएं। तो एक रेखा अगर 1 न्यूटन का बल लगाती है तो ये 6 रेखाएं मिलकर के 6 न्यूटन का बल लगाएंगी और इस कंप्लीट वस्तु यानी आवश्यक वस्तु है इसको 6 न्यूटन बल से धक्का दे देंगे। और जो ये मैंने सारी घटनाएं देखी हैं ये मान लेता हूं कि यहाँ निर्वात है। ये निर्वात के अंदर हमें ऐसा देखने को मिला कि 6 न्यूटन बल से धक्का मार रहा है, लेकिन अब हम इस निर्वात को हटा देते हैं और इसके बीच में हम पानी भर देते हैं, जल। तो ये हमने इसके अंदर जल भर दिया है और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही हम जल भर देते हैं तो ये इसको धक्का तो मारता है, पर पहले 6 न्यूटन का धक्का लग रहा था, अब ये 6 न्यूटन का धक्का नहीं लगता, अब ये सिर्फ हमें दिखता है 4 न्यूटन का धक्का। फिर हम ये सोचते हैं कि फिर वो 2 न्यूटन का धक्का था वो कहां गए। तो फिर यही सोचा गया कि हम अगर माध्यम बीच में रख देते हैं तो ये माध्यम करता क्या है। इससे पहले 6 लाइनें थी तो 6 न्यूटन का धक्का लगा रही है, अब कितने का लग रहा है जल के आने से 4 न्यूटन का, तो केवल और केवल इसे 4 लाइनें दी है, तो फिर वो 2 लाइनें कहां गई। तो फिर हम ये समझते हैं कि इस माध्यम की वजह से वो 2 लाइनें आगे नहीं जा पाई, ये उन 2 लाइनों को यही रोक देता है। केवल और केवल 3 और 1 की 4 रेखा ही पहुंची और 4 पहुंची तो 4 न्यूटन बल लग गया, तो 2 रेखाओं को ये रोक चुका है। यानी ये 2 रेखाओं को रोकने के लिए परमिट करता है कि मैं 2 रेखाएं रोकूंगा। तो इस मीडियम का एक गुण है कि वो रेखाएं रोकता है और बल को कम कर देता है, और इसका जो वो गुण है रेखाओं को रोकने का, बल को कम लगाने का या कम करने का, इसका वो गुण ही विद्युतशीलता कहलाता है। और इस विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं, ये विद्युतशीलता है। अब मैं ये कहूं कि जो ये माध्यम है, मैंने जल की जगह कोई चालक पदार्थ रख दिया और चालक पदार्थ रखने के बाद हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर 0 न्यूटन बल लगता है। अब 0 न्यूटन बल लगा, इसका मतलब बल लगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि जो ये चालक है यानी धातु है कोई, ये सारे की सारी लाइनें रोक चुकी है। एक भी लाइन को ये आगे नहीं जाने देती। अगर एक भी लाइन आगे नहीं पहुंचेगी तो इसको धक्का नहीं लगेगा, तो हम ये कहेंगे कि इसकी एब्जॉर्ब करने की या इसको बहुत ज्यादा रेखाएं रोकने का परमिट है, कि बहुत ज्यादा रेखाएं रोकती है, इसलिए एक भी रेखा इधर नहीं जा पाएगी तो बल नहीं लगेगा। बल नहीं लगा इसका मतलब 0 न्यूटन बल है, और इसे बहुत ज्यादा रेखाएं रोकने की परमिट है। और विद्युतशीलता को इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी, यानी इसकी परमिटिविटी बहुत ज्यादा है। परमिटिविटी बहुत ज्यादा है, हिंदी में कह दो उसकी विद्युतशीलता बहुत ज्यादा है। तो जब भी हमारे पास बार बार फिजिक्स के अंदर विद्युतशीलता का नाम आता है तो ये कहें कि इसकी विद्युतशीलता बहुत ज्यादा है, तो हम ये समझेंगे कि वो बहुत ज्यादा रेखाएं रोकता है और बल को कम करता है। हम ये कहेंगे इसकी परमिटिविटी या विद्युतशीलता बहुत कम है, इसका मतलब वो कम रेखाएं रोकता है और बल को थोड़ा बहुत अफेक्ट ही करता है, बाकी लगने देता है। ऐसा हम समझ करके चलते हैं। फिर इसके लिए देखो कि अगर बीच में निर्वात है तो निर्वात भी रोकने का काम करता है, तो निर्वात की जो परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन नॉट से लिख देते हैं। अब बात आती है किसी माध्यम की, तो माध्यम को इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं, तो मीडियम से पहला वर्ड एम उठा दिया है, तो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम। कभी कभार हम ये कन्वेंशन बना लिया है कि एप्सिलॉन एम नहीं लिखेंगे, इसको केवल एप्सिलॉन भी लिख देते हैं। तो जब भी कभी आपको एप्सिलॉन लिखा हुआ दिखे तो भी यही मानना है कि ये माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन एम आता है तो भी माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट आता है तो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो एक कुल मिलाकर के हमारा लास्ट फॉर्मूला यही बनता है कि K बराबर, इसको मैं यहां लिखूं,
यह जो फॉर्मूला आया है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ये बात किसकी हो रही है? निर्वात की, यानी देखो नोट कुछ भी नहीं, ऐसा है तो हम यहां पर भी चाहे तो F नोट लिख सकते हैं। ऐसे ही यदि माध्यम उपस्थित हो तो, यदि माध्यम उपस्थित हो तो, माध्यम में बहुत कुछ हो सकता है, कोई भी माध्यम है तो जैसे मैंने ले लिया है कि जल है, तो माध्यम उपस्थित है तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा F, और माध्यम है तो मैं नीचे लिख देता हूं कि F माध्यम, या ऐसा भी नहीं लिखते हैं तो इसको F M लिख देते हैं, मीडियम की प्रेजेंस में लगने वाला फोर्स है। और वो दो चार्ज हैं Q1 और Q2, यहाँ देखो 4 पाई निर्वात था एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ माध्यम आ गया है तो एप्सिलॉन M, यहाँ आ जाएगा Q1, यहाँ आ जाएगा Q2 और बीच की दूरी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें याद है। तो हम कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं। अब कूलॉम के नियम के लास्ट एक स्टेप और बची है कि जो कूलॉम का नियम है ये हमेशा एक सीधी रेखा में काम करता है, यानी एक अगर हमारे पास चार्ज Q1 यहाँ है और दूसरा Q2 यहाँ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि Q1 Q2 को इधर धक्का मारेगा, नहीं, Q1 Q2 को जो उनको मिलाने वाली रेखा है उसी डायरेक्शन में धक्का मारता है और Q1 Q2 को इधर धक्का मारता है, ये भी इससे बल्कि एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, हमें कूलॉम बल से यह भी पता चला है कि जो दूरी है उसका व्युत्क्रम वर्ग होता है ये वाला, तो यानी F समानुपाती निकल के आएगा 1/r स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी ये जो कूलॉम का नियम है ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, और जो भी नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं वो बल केंद्रीय बल होते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं। तो जो एक कूलॉम बल है वो एक केंद्रीय बल होता है। बाकी हम कल ये पढ़ेंगे, इसके आगे कुछ तो हम कूलॉम नियम के न्यूमेरिकल करेंगे, साथ में परावैद्युतांक क्या होता है जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं वो पढ़ेंगे, और तब तक आप इससे टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करना। धन्यवाद।